हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये कंप्लीट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो होने वाली है जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के कंप्लीट करने वाले हैं। कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं इस वीडियो में। सिर्फ वही टॉपिक मैं स्किप करूंगा जो डिलीटेड पोर्शन है, जो आपके इस एग्जाम में पूछा ही नहीं जाने वाला। तो अगर आप 10th क्लास में और आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भाई। किस बात का वेट कर रहे हो? ये चैनल आपके लिए ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सारे नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ ही साथ सारी वो इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ जो आने वाली एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए देखते हैं अभी अभी कौन सा एक नोटिफिकेशन सीबीएसई ने रिलीज किया। तो एक दिन जस्ट पहले की बात है, कल सीबीएसई ने ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है। इसमें उन्होंने बोला है कि 2 जनवरी से लेकर के 14 फैब के बीच में आपकी स्कूल इंटरनल एग्जाम यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगी। और 14 फैब जो है वो लास्ट डेट है जिसमें कॉलेज आपके मार्क्स इंटरनल एग्जाम के एंटर कर सकता है। अगर कोई बच्चे की एग्जाम छूट जाती है इंटरनल एग्जाम, तो दूसरी डेट पे भी बोर्ड बोल रहा है कि आपको स्कूल कंडक्ट करा सकता है। पूरा नोटिफिकेशन तो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा, बट आप चाहे तो उनकी वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन देख सकते हैं। डेट शीट की अभी तक की कोई खबर नहीं है, कोई अभी तक की डेट शीट रिलीज नहीं हुई है, बट जैसे कि ये नोटिफिकेशन आ चुका है तो मुझे लग रहा है आज या कल में शायद ये आ सकती है अब आपकी एग्जाम डेट और आपका पूरा टाइम टेबल। तो जैसे टाइम टेबल आएगा वो तो आपको पता ही है कि जैसे कि मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए फिर वो वीडियो भी लेकर जरूर आऊंगा। आज अपन पढ़ते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of an acute angle is a right angle triangle express the relationship between the angle and the length of its side। क्या होता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? जो आप लोग साइन कोसाइन कोसेक सेक कॉट ये सारा कुछ पढ़ते हैं, ये होते क्या है? तो ये सारे होते हैं एक रेशियोज, जो रेशियो आपको रिलेशन बताते हैं एंगल्स और साइड के बीच में। तो जब अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उनमें एंगल्स और साइड्स का रिलेशन बताने का काम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं, आप लोगों ने भी कई बार बोला होगा क्या होता है साइन कॉस टेन, क्या काम आता है इसका? अरे तो भाई ये काम आते हैं आपको एंगल्स और साइड्स के रिलेशन बताने के लिए। और जब आप इनका रिलेशन जान जाओगे तो क्या कर सकते हो, आप एंगल से कभी भी साइड पता कर सकते हो, या अगर आपको साइड्स पता है तो उनके बीच में एंगल कितने का बन रहा है ये आप पता कर सकते हो। और अब ये पता करने की क्या जरूरत है, तो कभी कभार क्या होता है कि आपको अंदाजा लगाना पड़ता है। जब आप आगे जाके स्टडी करेंगे, कई एप्लीकेशन इसके पढ़ेंगे, तो एप्लीकेशन में आप लोगों को खुद भी अब एप्लीकेशन में या केस स्टडीज में ये क्वेश्चन आते ही है कि अगर आप नीचे से ऊपर एक बिल्डिंग को देख रहे हैं तो कितना एंगल वहां पर क्रिएट होगा, अगर बिल्डिंग की हाइट इतनी है तो। इस तरीके के क्वेश्चंस फाइंड आउट करने के लिए आपको एंगल और साइड्स का रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज काम में आते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ एक ट्राइंगल, जो कि होगा राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसी में बता सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल में ही आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता सकते हो। तो इसके लिए कंपलसरी है कि एक तो भी इसमें एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना लिया है ए बी सी, और ये ए बी सी में जो बी है ये है 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है इसको अपन बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस साइड हो गई। इसमें जो एंगल ए है, अगर मैं सिर्फ ए की बात करूं तो ए की जो एडजेसेंट साइड है वो है ए बी। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एडजेसेंट साइड हो गई ए बी, क्योंकि ए जो एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो ये दो साइड से हो रहा है, एक तो ए बी से और एक ए सी से। ए सी तो हाइपोटेनियस है, बची कौन सी साइड? ए बी। तो ए बी क्या हो जाएंगी? एडजेसेंट साइड। वैसे ए की जो अपोजिट वाली साइड है वो है बी सी, तो बी सी क्या हो जाएगी? ये अपोजिट साइड। अपन बोलते हैं ना कि मेरा जो घर है वो अपोजिट टू कोई भी एक बिल्डिंग का नाम ले लेते हैं। जैसे कि अगर कोई बिग बाजार के अपोजिट में अगर किसी का घर है तो वो क्या बोलेगा कि माय होम इज अपोजिट टू बिग बाजार। तो वैसे ही यहाँ पर हमारा जो एंगल ए है वो बोल सकता है कि मैं अपोजिट हूँ। किसके अपोजिट हूँ? तो बीसी के अपोजिट हूँ। तो वही हो गया कि एंगल ए जो है अपोजिट है साइड बीसी, या बीसी जो है वो अपोजिट है साइड एंगल ए के। तो अब यहाँ पे अगर मैं एक एक करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालता हूँ, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन ए अगर मेरे को निकालना है तो साइन ए का फॉर्मूला होता है अपोजिट टू एंगल, अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो एंगल ए की अपोजिट वाली साइड है बीसी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीसी अपॉन हाइपोटेनियस है एसी, तो ये हो जाएगा एसी। साइन के बाद आता है कॉस, कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए का हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए की जो एडजेसेंट साइड है वो है ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। वैसे टेन अगर निकालना है तो टेन का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए है बी सी और एडजेसेंट साइड है ए बी, बी सी अपॉन ए बी। टेन ए मिल गया। साइन कॉस टेन के बाद अब बारी है कोसेक की, कोसेक देन सेक और फिर कॉट। तो कोसेक जो रहता है ना वो होता है साइन का अपोजिट, मतलब साइन का, सॉरी अपोजिट नहीं बोलना, तो साइन का इनवर्स होता है। तो अगर साइन ए कितना था बीसी अपॉन एसी, तो कोसेक हो जाएगा एसी अपॉन बीसी, एसी अपॉन बीसी। वैसे ही जो सेक है वो अपोजिट होता है कॉस का, इनवर्स। कॉस ए जो है वो ए बी अपॉन ए सी है, तो सेक ए क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। बस आप उल्टा कर दो, मेरा कुछ बोलने में प्रॉब्लम भी हो रहा है तो आप ये ध्यान रखो कि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, टेन और कॉट जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो टेन का अगर मैं उल्टा करूं, रेसिप्रोकल करूं, ए बी अपॉन पी सी हो जाएगा। इस तरीके से अपन ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर, ठीक है। अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, तो दूसरी चीज है इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 आइडेंटिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तीनों मेरे साथ बोल बोल के एक बार रिवाइज कर लो, याद हो जाएंगी आपको। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड है टेन और सेक के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। और थर्ड है इसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके काम में आएंगी, और इसके पहले जो मैंने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कराए ये आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाले इस चैप्टर से। शुरू करते हैं क्वेश्चंस इसके ऊपर। तो अपने को दिया है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एक राइट एंगल बन रहा है वो भी बी पे बन रहा है, तो इसका मतलब ये सेम ही होगा जैसे अपन ने अब तक के ड्रॉ किया था एक ट्राइंगल को ए बी सी, ए यहाँ पे बी यहाँ सी यहाँ, और ये बी पे बन रहा है 90 डिग्री। ए बी की हमको वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर। अब जब दो वैल्यूज दे दी है तो तीसरी तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में एंगल जो बी है ये हमको दिया हुआ है 90 डिग्री। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो आप याद करो कि आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए सी की वैल्यू हमको पता नहीं है, बट ए बी और बी सी तो पता है। ए बी की वैल्यू है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों की एडिशन कर दिया तो ये हो जाएगा 625। ए सी का स्क्वायर आ रहा है 625, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए सी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। एसी मिल गया हमको 25 सेंटीमीटर। साइन ए और कॉस ए अपने को फाइंड आउट करना है। साइन ए निकालने के लिए फिर से आपको वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा है। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो अपोजिट ऑफ एंगल है अपॉन हाइपोटेनियस। ए की अपोजिट है बी सी, ये हो जाएगा बी सी अपॉन हाइपोटेनियस है ए सी, तो ए सी लिख लो। बी सी की वैल्यू है 7 और ए सी की वैल्यू अपन ने अभी फाइंड आउट करी, आई है 25। मिल गया साइन ए। इसी तरीके से कॉस ए भी अपन निकाल लेते हैं। कॉस ए के लिए एडजेसेंट लेना होगा ए का, ए की एडजेसेंट है ए बी और ए सी इसका, इसकी हाइपोटेनियस।
ए बी की वैल्यू जो है वो है 24, तो ये हो जाएगा 24/25। साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, इसके बाद साइन सी और कॉस सी भी पूछे। साइन सी और कॉस सी भी इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन सी लेने के लिए आपको सी एंगल की अपोजिट लेनी पड़ेगी। सी एंगल की अपोजिट आप देखो तो वो दिख रही है यहाँ पे, सी के अपोजिट में ए बी। तो इसके लिए साइन सी के लिए ए बी अपॉन ए सी मीन्स ये भी आ जाएगा 24/25। और साइन, जब हम साइन नहीं, इसके बाद है कॉस सी। कॉस सी निकालते हैं तो एडजेसेंट लेना है सी का। सी का एडजेसेंट है बी सी अपॉन हाइपोटेनियस है ए सी। तो ये हो रही है 7/25। इतना सिंपल था फर्स्ट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन था इसलिए काफी सिंपल है। इसके आने के चांस काफी कम है वैसे बोर्ड में। तो आप थोड़े से हायर लेवल पे जाएंगे क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन काफी अच्छे। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, अगर एंगल ए और एंगल बी दोनों भी एक्यूट एंगल्स है, सच दैट cos A is equals to cos B, तो हमको ये गिवन है। ये जो लाइन है ये हमको गिवन है क्वेश्चन में कि cos A और cos B इक्वल है। तो आपको शो करके बताना है कि एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल होंगे। तो इसमें पता है कई बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि सर ये cos cos को कट कर दो, एंगल ए और एंगल बी दोनों भी एक जितने हो। तो ऐसे बच्चों को प्रणाम है भाई, ऐसे आप सॉल्व नहीं कर सकते हो पेपर में। कॉस कॉस को काट दो, एंगल ए एंगल बी हो गए भाई, ऐसे ही करना होता तो आपको ये क्वेश्चन ही क्यों देते एग्जाम में। एक कट करने के लिए थोड़ी ना आपको मार्क्स दे रहे एग्जाम। तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है। आपको इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा, जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे। हर क्वेश्चन के लिए आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है और एक एंगल तो इसमें 90 डिग्री का होना ही चाहिए, तभी अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया। बट अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एंगल ए और एंगल बी ये दोनों भी एक्यूट एंगल्स है। इसका मतलब यहाँ पर मैं बी को अब तक जैसे 90 डिग्री लेते आ रहा था यहाँ पर नहीं ले सकता। तो अब ए और बी को तो 90 ले नहीं सकते, तो मेरे को यहाँ पे सी को रखना होगा। तो यहाँ क्या हो जाएंगे फिर ए और यहाँ पर हो जाएगा बी। अब हमको cos A और cos B इक्वल दिए हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले cos A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे cos A निकालूं तो cos A इज इक्वल्स टू क्या होता है, एडजेसेंट ऑफ एंगल A अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ना, एडजेसेंट एंगल A का AC है, एडजेसेंट साइड जो है वो एंगल A की यहाँ पे AC है और हाइपोटेनियस है AB। यहाँ पे AC अपॉन AB इसका रेशियो हो जाएगा। ऐसे ही अगर अपन cos B निकाले तो cos B के लिए एडजेसेंट ऑफ B लेना होगा, एडजेसेंट ऑफ B हो जाएगी BC अपॉन हाइपोटेनियस रहेंगी AB। तो इसमें cos A और cos B दोनों भी क्वेश्चन में पहले से दिया था कि दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो अपन बोल सकते हैं कि cos A इज इक्वल्स टू cos B और ये गिवन लिख सकते हैं। cos A की वैल्यू है AC अपॉन AB, तो AC अपॉन AB हो जाएगा इज इक्वल्स टू cos B की वैल्यू है BC अपॉन AB, तो BC अपॉन AB हो जाएगा। AB AB यहाँ से आप ये दोनों कट कर सकते हैं, AC और BC दोनों भी इक्वल हो गए। जिस भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाती है, ट्राइंगल को याद करो क्या बोलते हैं, ट्राइंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये यहाँ पे AC और BC दोनों इक्वल है, इसके लिए ट्राइंगल हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स होते हैं इक्वल, इसके लिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलिए आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए क्योंकि दो साइड्स इक्वल हो गई, और इसीलिए एंगल ए जो है ये इक्वल हो जाएगा एंगल बी के जितना, और इसका रीजन रहेगा बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये मेरे को लगता है पेपर में पूछ सकते हैं इस लेवल के क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन दिख बहुत सिंपल रहा है। कई बच्चों ने मैंने देखा है वो एग्जाम में ऐसे करते भी है कि कॉस कॉस को कट करके बोल देते हैं एंगल ए और एंगल बी एक जितने हो गए, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। यहाँ पे अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 इवैल्यूएट। cot थीटा हमको दिया है, बाकी के हमको फाइंड आउट करके बता। तो ऐसे में भी आपको पहले तो ड्रॉ कर लेना एक ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल में ये एक दे देंगे अपन 90 डिग्री का। कोई भी एक एंगल को रैंडमली आप यहाँ पे थीटा मान लीजिए। ट्राइंगल ये ए बी सी हो गया है। ट्राइंगल हमारा ए बी सी, जिसमें ए एंगल को हमने थीटा माना है, बी जो है वो 90 डिग्री है। लिख लेते हैं अपन इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू जो है वो थीटा। तो अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर मैं cot थीटा अगर निकालूंगा तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या था, जैसा टेन का अपोजिट उल्टा था। तो टेन में क्या होता था, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल है। तो कॉट में होता है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड क्या है थीटा की, थीटा की एडजेसेंट साइड है ए बी, इसका रेशियो हो जाएगा ए बी अपॉन अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड है इसकी बी सी, ए बी अपॉन बी सी। इनकी वैल्यूज हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है 7/8। ये हमको क्या था, गिवन था 7/8। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि ए बी को क्या ले लो आप, 7K ले लो। क्योंकि यहाँ पे देखो कई बच्चे बोलते हैं यहाँ पे के क्यों लेना है, ये इसके लिए लेना है क्योंकि ये 7/8 है। 7/8 मतलब क्या है कि एक रेशो दिया हुआ है, ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन है। जैसे हमको इसके पहले क्वेश्चन में दी थी कि 24 सेंटीमीटर था, एक था 7 सेंटीमीटर, तो वहां पे डायरेक्ट वैल्यूज थी, सेंटीमीटर्स में वैल्यू थी। बट इन क्वेश्चन में क्या है, 7/8 एक रेशो दिया हुआ। जब रेशो दिया हुआ रहता है तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, तो आपको कोई ना कोई एक कॉमन मल्टीपल होता है जिससे दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद हमको एग्जैक्ट वैल्यू बताएंगे। यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा नंबर होगा जो इनको रेशो में लिखने के बाद कट हो गया होगा। तो वही रेशो में अगर मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ तो मेरे को वो नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में लेना होगा। तो उसको मैं यहाँ पे के मान के ले रहा हूँ। ए बी की वैल्यू कितनी होगी 7K, और बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बीसी की वैल्यू हो जाएगी 8K। ए बी मिल गया 7K, बीसी मिल गया 8K। तो अब अपन थर्ड साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस अप्लाई करके। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। यहाँ पे अपन देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं तो हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। क्या फॉर्मूला होगा इसका, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू है यहाँ पे 7K, तो ये हो जाएगा 7K का होल स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू है 8K, तो ये 8K का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करते आएगा 49K स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर करते तो ये आ जाएगा 64K स्क्वायर। दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 125 आई गेस। 60 प्लस 40 120, नहीं थोड़ा ज्यादा आ रहा है, 60 40 100 113 कम आ रहा है, 113K स्क्वायर। इन दोनों को अपन ने प्लस कर लिया तो 113K स्क्वायर आ गया है। तो AC के स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, स्क्वायर रूट करेंगे तो AC की वैल्यू मिल जाएंगी और वो आ जाएंगे अंडर रूट ऑफ 113K। कोई स्क्वायर रूट का नहीं है 113 का कंप्लीट, इसके लिए इसको इतने में ही रहने देंगे, अंडर रूट ऑफ 113K। अब आपको यहाँ पे ना क्या क्या चाहिए वो आप ध्यान रखो कि जैसे यहाँ पे हमको साइन थीटा की जरूरत है, कॉस थीटा की जरूरत है। यहाँ पे अपन साइन थीटा पहले निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा की अपोजिट है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू अपन ने देखा है क्वेश्चन में पहले से रेशो दिया था, तो अपन ने मान लिया था इसको 8K। BC है 8K और ये आई थी भी अंडर रूट 113K। के कट हो जाएगा, 8 अपॉन अंडर रूट 113 आ गया है। ऐसे कॉस थीटा निकालते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आती है, तो कॉस थीटा आता है यहाँ पे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट की वैल्यू, एडजेसेंट है यहाँ पे AB अपॉन हाइपोटेनियस है AC।
ए बी था 7k, तो ये हो जाएगा 7k अपॉन अंडर रूट 113, बाहर में रहेगा ये के हो जाएंगे कैंसिल, 7 अपॉन अंडर रूट 113, ये आ गई है इसकी वैल्यू। साइन थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकल गया, दोनों निकल गए। अब आप यहाँ पे जो भी अपने को इवैल्यूएट करना है ना, आप यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट अप करके सॉल्व कर सकते हो। देखो इसका एक शॉर्टकट तरीका मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है, तो इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो एक फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे वही किया, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में नीचे भी सेम वैसे ही है, एक बार 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन और आसान हो गया, देख लो, अब कॉस की जगह वैल्यू रखो, साइन की जगह इसकी वैल्यू रखो, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 का भी स्क्वायर हो जाएगा, वैसे यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे अंडर रूट ऑफ 113 का हो जाएगा स्क्वायर, ये 1 1 रूट 3 और स्क्वायर ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, 7 का स्क्वायर आता है 49 और 8 का स्क्वायर आता है 64, तो 49 अपॉन 64 ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया है। आप चाहते तो स्टार्टिंग से भी आप इनकी वैल्यूज रख सकते थे, शायद थोड़ा लंबा जाता, लेकिन अगर आप ऐसे करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा निकालो। अब अपन कॉट स्क्वायर थीटा इजीली कर सकते हैं फाइंड आउट, क्योंकि हमारे पास कॉट थीटा निकालने के लिए इसका रेशो ऑलरेडी था। कितना था रेशो, तो रेशो यहाँ पे कॉट थीटा हमने निकाला था 7/8, कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, सिंपली इसका स्क्वायर हो जाएगा, कॉट थीटा था 7/8, तो अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा अगर निकालना है इसी क्वेश्चन में, तो आपको 7/8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 और 8 का आ जाएगा 64, क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ स्पेशल एंगल्स हैं जिनके लिए हमको वैल्यूज जो है वो पता होती है, स्पेशल एंगल्स है जिनके लिए हमको वैल्यूज पता होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, उसके ऊपर भी कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे याद रखते हैं इन वैल्यूज को, ये इंपॉर्टेंट। देखो इसमें क्या करो, पहले लिख दो यहाँ पे एक नंबर्स 0 1 2 3 4, ये एक तरीका है आपको वैल्यूज याद रखने का, कि पहले 0 1 2 3 4 लिख दो, फिर सबके अपॉन में 4 डाल दो, सबके अपॉन में अपन ने यहाँ पे लिख दिए 4, सबको 4 बांटने के बाद क्या करो, सबको अब अंडर रूट भी बांट दो, तो स्क्वायर रूट कर दो, यहाँ पे सबका स्क्वायर रूट लगा दिया यहाँ पे मैंने सब। 0/4 का आंसर कितना आएगा, अब एक एक करके इनके आंसर्स निकालो, तो 0/4 का जो आंसर है वो आता है यहाँ पे 0। 1/4 का स्क्वायर रूट अगर अपन करेंगे तो इसका आंसर 1/2 आ जाएगा, ये 2 1 जा 2 2 जा कट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही आएगा और नीचे 2 का स्क्वायर रूट √2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये √3 हो जाएगा और नीचे ये 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आएगा 2, 4 4 कट होकर आंसर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। साइन की इस तरीके से वैल्यू निकल जाती है। कॉस निकालने के लिए आपको यहाँ से देख के इस साइड लिखना शुरू करना, मीन्स जो साइन 90 डिग्री की वैल्यूज है वो आपको कॉस 0 की वैल्यू निकली, तो मैंने क्या किया, यहाँ से 1 को उठाया और यहाँ पर लेकर आ गया। वैसे यहाँ पे √3/2 है, तो आप इसमें यहाँ लिखेंगे √3/2, फिर ये हो जाएगा 1/√2, ये 1/2, ये 30 डिग्री में था तो कॉस में आप 60 डिग्री में 1/2 लिखेंगे, और 0 डिग्री पे 0 थी साइन की वैल्यू, आप कॉस में 90 पे 0 लिखेंगे, तो जो लेफ्ट का था वो राइट में, जो राइट का था वो लेफ्ट में, इस तरीके से अपन ने साइन और कॉस में चेंज कर लिया। 10 का निकालने के लिए दोनों का रेशियो लेना है, साइन अपॉन कॉस करो, 0/1, 0/1 का आंसर आएगा 0, 1/2 को डिवाइड करो √3/2 से, तो ये 2 और 2 कट हो जाएंगे, 1/√3 10 का आंसर आ जाएगा।
इन दोनों का रेशो लेंगे 1/√2 अपॉन 1/√2, तो 1/√2 अपॉन 1/√2 ये कट होके आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पे √3/2 है, डिवाइड में 1/2 का 2 कट हो जाएंगे, इसका आंसर आएगा √3। 90 डिग्री है, 1/0 अगर करेंगे तो 1/0 का आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइंड। तो इसको आप लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, किसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी 0 आता है तो क्या उसका आंसर आएगा, ये डिफाइंड नहीं हो सकता। इन्फिनिटी भी आप बोलते हैं इसको। अब इसके बाद है कोसेक, सेक और कॉट। तो इन तीनों की वैल्यू निकालने के लिए ना आप साइन, कॉस और टेन को रेसिप्रोकल कर लो। तो अगर मैं यहाँ पे 0 को उल्टा करता हूँ तो 0 का उल्टा हो जाता है नॉट डिफाइंड, इसके लिए नॉट डिफाइंड आ जाएगा। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1/√2 का अगर मैं साइन में जो भी वैल्यूज है उसको उल्टा कर रहा हूँ तो मेरे को कोसेक मिल रहा है। तो यहाँ पे साइन जो है वो 1/√2 है, तो कोसेक निकालने के लिए 1/√2 का उल्टा करेंगे, √2 हो जाएगा। साइन में इसके बाद दिया था √3/2, तो यहाँ उल्टा करने के बाद क्या होगा, 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही आएगा। ठीक है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 का रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 ही हो जाएगा। तो अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट इस पे, तो सेक ए। सेक ए कॉस ए का रेसिप्रोकल करते हैं तो सेक ए मिलता है। कॉस ए का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का उल्टा तो 1 ही हो जाएगा। √3/2 का उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3। 1/√2 का उल्टा करते हैं, 1/√2 का उल्टा ही हो जाएगा √2। 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, और 0 का उल्टा हो जाएगा 0/1 था तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 मतलब अगेन ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कॉट में देखेंगे तो कॉट में अब 10 का उल्टा करना है, 0/1 है तो 0/1 का उल्टा 1/0 नॉट डिफाइंड, इसका हो जाएगा √3। 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे नॉट डिफाइंड का जो उल्टा है वो हो जाएगा 0। तो नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि नॉट डिफाइंड मीन्स 1/0 था, तो नॉट डिफाइंड का उल्टा करेंगे तो 0/1 मीन्स 0 आ जाएगा। ये मिल गई हमको सारी वैल्यूज। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में ही काम में आने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब ये क्वेश्चन है इसके ऊपर, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 की वैल्यू कितनी है, cos 45 की वैल्यू है यहाँ पे 1/√2, वो रख लेंगे अपन यहाँ पे 1/√2 अपॉन sec 30। तो sec 30 की वैल्यू देख लो यहाँ से, sec 30 की वैल्यू और साथ में sec 30 की वैल्यू है 2/√3। 2/√3 आ जाएगा, 2/√3 प्लस साथ में कोसेक 30 की भी वैल्यू चाहिए, तो कोसेक 30 कितना है, कोसेक 30 की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा साथ में 2। करना इसको सॉल्व, पर का तो 1/√2 वैसे ही रहेगा, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 इंटू 2 आ जाएगा 2, प्लस √3 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो ये बन जाएगा 2 इंटू √3 अपॉन √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3। सबसे नीचे वाली वैल्यू जाती है सबसे ऊपर, तो मल्टीप्लाई होने के बाद 1 और √3 का मल्टीप्लीकेशन होके बन जाएगा √3, अपॉन में इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये आएगा √2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 2 √3। कई बच्चों को ये स्टेप समझ में नहीं आई होगी तो मैं इसके लिए बता देता हूँ आपको। देखो क्या होता है कि a/b अपॉन में रहता है c/d। कभी अगर दो रेशियो इस तरीके से अगर डिवीजन में रहे तो इसका मीनिंग क्या होता है कि a/b है और यहाँ पे डिवाइड है c/d। तो यहाँ पे a/b है और डिवीजन को अगर अपन चेंज करते हैं मल्टीप्लीकेशन में तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हो जाता है d/c। तो आप देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, a और d का, मीन से लास्ट वाली टर्म और फर्स्ट वाली टर्म का, और बी और सी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो वही तो मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे किया है, ये आप इतनी स्टेप्स में करो। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आपको बताया कि लास्ट वाली टर्म सबसे फर्स्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है। अब यहाँ पे ये √2 है, देखो यहाँ पे क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में है, आप चाहे तो वैसे इतना भी आंसर रख सकते हैं, बट बुक में जो आंसर है वो आंसर आपको अगर चाहिए, आप चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको रैशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर।
रैशनलाइज कैसे करते हैं कि रैशनल नंबर होने चाहिए डिनोमिनेटर, मतलब स्क्वायर रूट वाले ऐसे नंबर नहीं होने चाहिए जिनका कंप्लीट आंसर नहीं आता। तो अब यहाँ पे √3 तो वैसे ही रहने देंगे। इन दोनों में से क्या करो, 2 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा बाहर, ब्रैकेट में बचेगा √2 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय √2। क्या किया मैंने यहाँ पे, जो स्क्वायर रूट बाहर था वो अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और जो 2 दोनों में कॉमन था उसको मैंने यहाँ पे बाहर निकाला। अब इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आ रहा है यहाँ पे ऊपर √3, नीचे 2 है, ब्रैकेट में √2 प्लस √3 इंटू √2 करेंगे तो ये बन जाएगा √6। अब यहाँ पे √3 अपॉन 2 इंटू √2 प्लस √6 आ गया है। मेरे को ये √2 प्लस √6 नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको √2 माइनस √6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आगे जाके ये वैल्यूज जो है वो रूट में से हट जाएंगी, और आपका जो आंसर है वो विदाउट अंडर रूट मिल जाएगा। और आप चाहे तो इतना भी रख सकते हैं, तो मैं अभी के लिए इसको इतना ही रखता हूँ, क्योंकि ये भी आपको करेक्ट ही मिलेगा, आंसर हमारा ये भी सही है, बट आप चाहे तो उसको आगे तक के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 2 10 30 है अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 है। तो यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं अपन, ये 2 जो है ये 2 एज इट इज रहेगा। 10 30 की वैल्यू कितनी थी, 10 30 की वैल्यू थी यहाँ पे 1 अपॉन √3, तो 1 अपॉन √3 रख लेंगे यहाँ पे। 1 अपॉन √3 की वैल्यू रख ली अपन ने 10 30 की, अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन √3 का करना है स्क्वायर। तो ये 2 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन √3 को भी एज इट इज रहने दो, नीचे सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और √3 और 3 का √3 और उसका स्क्वायर ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ऊपर रहेगा यहाँ पे 2 अपॉन √3, और नीचे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 में से 1 गए तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3। सबसे नीचे जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा 2 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, और यहाँ बचेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय √3, 2 2 हो जाएंगे कट। 3 को अपन लिख सकते हैं इस तरीके से √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, और नीचे एक बार रहेगा √3, √3 कट हो गए, ये हमारा आंसर हो। तो आई होप मैंने आज जितने भी क्वेश्चन कराए ये आपको अच्छे से समझे होंगे। अब मेरी ऑफलाइन क्लास का टाइम हो रहा है तो मुझे चलना होगा। अपन फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब मैं फिर कोई और चैप्टर लेकर आऊंगा। इस चैप्टर के मोस्टली मैंने जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो करा दिए हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई क्वेश्चन लेना चाहिए तो आप वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। फिर अपन मिलेंगे कोई और वीडियो में और कोई और चैप्टर के साथ। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।